गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने 4 कंटेंट्स लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र का एक पद सुनाते हैं जो कुरुक्षेत्र में लिखा हुआ, अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं चौपाई के साथ मैं अपना 4 कंटेंट्स चालू करूंगा। रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बताएंगे, क्या भारतीय कालगणना वैज्ञानिक था, इसमें गौतम बुद्ध का जो जन्म है उसके बारे में सही है या गलत है, क्या पोजीशन है, ये बताएंगे। थेलस थ्योरम का एक्सरसाइज 7 और 9, और फिर भूगोल का, ज्योग्राफी का कुछ जीके बताएंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे लाल ग्रह किसको कहते हैं, सूर्य का तारा किसको कहते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ किसको कहते हैं, ये सब बताएंगे। और बड़ा ही फिर वही, मनुष्य में तो कुएं की 4 दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न भूलर के अंदर रेंगने वाला कुटानी, जो अपनी अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मदमस्त बना पूरे वह जगत से पृथक रहा, अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों, अपने धर्मों, अपने प्रधानमंत्री के विचारों, अपने मुख्यमंत्री के विचारों, अपने ऋषि मुनियों के विचारों, अपने पूर्वजों के विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। और ये मनुष्य मृत्यु के लास्ट क्षण तक कुछ न कुछ सीखना चाहता है, इसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। मौत के एक पल पहले तक भी इंसान सीखता है और मैं सिखाता हूं। सीखना और सिखाना यही जीवन का कार्य है, इसके अलावा दुनिया में कोई कार्य नहीं है। ये भारतवासियों की जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत है कि यहाँ के लोग झूठ बोलने की कसम खाकर सत्य बोलते हैं और हम लोग सत्य बोलने की कसम खाकर झूठ बोलते हैं। एक बहुत बड़ी बात भारतीयों के बारे में लॉर्ड मैकाले ने लिखा था और ब्रिटिश संसद को एड्रेस किया था इस बात को। अब हम अपने कंटेंट्स पर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में बताते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद महान विचारक, रामकृष्ण मिशन परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्यों में से एक थे। उनका जन्म 8 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ते के एक शब्द परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। प्रारंभ में तो वे नास्तिक थे, किंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में रहकर आस्तिक हो गए। यहाँ पर हम नास्तिक और आस्तिक में थोड़ा सा अंतर बताना चाहते हैं। नास्तिक का मतलब होता है जो वेद को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानने वाले को नास्तिक नहीं कहेंगे, जो वेद को नहीं मानता है, और जो वेद को मानता है वो आस्तिक है। यहाँ पर ये ज्ञान देना चाहते हैं आपको। आस्तिक हो गया। 1886 ईस्वी में उन्होंने करीब 23 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। संन्यास लेना मैंने दुनियावी सत्य में शादी विवाह न करना और सन्यासी जीवन व्यतीत करना, धर्म और दर्शन के अनुशीलन कर वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। 1892 ईस्वी में दक्षिण में धर्म प्रचार किया। 1839 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भाग लिया तथा अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार किया। 1887 में रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना की, किंतु किसी कारणवश वह चल नहीं सका। 1887 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। समाज सेवा के क्षेत्र में इस संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
स्वामी विवेकानंद के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदुओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ। साथ ही उन्हें इस बात का विज्ञान हुआ कि अपने अध्यात्म एवं दर्शन के बल पर ही विजय हो सकता है। और 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। बड़ा ही दुखद स्थिति थी। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। करीब 35-36 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। रामकृष्ण मिशन के शिक्षाएं निम्नलिखित थी। पहला, प्रत्येक धर्म सच्चा व श्रेष्ठ है अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर की निरंकार एवं सर्वव्यापी है। तीसरा, हिंदू सभ्यता अति प्राचीन है, शिवमय, कल्याणकारी एवं सुंदर है। उसने पहले भी विश्व का मार्गदर्शन किया तथा भविष्य में भी मार्गदर्शन करेगी। प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वह यूरोपीय प्रभाव से अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को बचाए। अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी पर चलेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लश की तथा एक अमेरिकन सैनिक अधिकारी HS अलकॉट द्वारा 1857 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क में की गई। इसके पश्चात ये लोग भारत आए। भारत में उन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास के निकट अडया और में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र स्थापित किया। भारत में एक आयरिश महिला एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन सोसाइटी के उद्देश्यों को प्रचार प्रसार में लगा दिया। इस सोसाइटी का उद्देश्य समन्वयवादी था। संस्था के अनुयायी सभी धर्म के महत्व को स्वीकार करते थे, किंतु हिंदू धर्म को ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे। नस्ल, धर्म, भाषा, लिंग, जाति आदि के भेदभाव को इस संस्था के अनुयायी स्वीकार नहीं करते। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना था। इस प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन के बारे में मैंने बताया। यदि आपको कुछ फायदा होगा, कुछ समझ में आया है तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम अगला मेरा जो कार्यक्रम है वो है क्या भारतीय काल गणना वैज्ञानिक था, ये चल रहा है। इसी में आज महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे। ऐतिहासिक महापुरुषों की तिथियों के बारे में बताएंगे कि क्या यह वैज्ञानिक था या वैज्ञानिक है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के निर्धारित तिथि क्रम के आधार पर किसी भी ऐतिहासिक महापुरुष को जन्म तिथि और महान सम्राट का राजा रोहन की तिथि पर विचार किया जाता है तो वह असंगत लगती है। इस खंड में कतिपय ऐसे ही ऐतिहासिक महापुरुषों का जन्म तिथियों और सम्राटों के राजा रोहन की तिथियों के विषय में विचार किया जा रहा है। गौतम बुद्ध के आविर्भाव 563 ईस्वी पूर्व हुआ, इस पर विचार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का आविर्भाव भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, किंतु यह खेद का ही विषय है कि उनका जन्म और महानिर्माण की तिथियों के संबंध में प्रमाणिक जानकारी भारतवर्ष में सुलभ नहीं है। हाँ, यह जानकारी के विभिन्न स्रोतों से अवश्य मिल जाती है कि वे 80 वर्ष तक जीवित रहे। देश विदेश में प्रचलित बौद्ध परंपराओं में से उनके जन्म और महानिर्माण के संबंध में प्रमाणिक तिथियां नहीं मिल पाई। हर जगह ये तिथि अलग अलग बताई जाती है। पाश्चात्य इतिहासकारों ने गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष निकालने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के लिए कल्पित तिथि 320 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र बिंदुसार का राज्यारोहण का वर्षों का घटाकर अशोक का राज्यारोहण 265 ईस्वी पूर्व निकाला है। इस 265 ईस्वी पूर्व में 218 वर्ष जोड़ने पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया, क्योंकि सिलोन के क्रॉनिकल महावंश में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का महानिर्माण 218 वर्ष बाद अशोक के राज्यारोहण हुआ। इसी के आधार मानकर 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध
के पूर्ण आयु के 80 वर्ष मिलाकर 563 ईस्वी पूर्व को उनको जन्म वर्ष माना गया। जबकि अनेक विद्वान हैं जो इस तिथि को सही नहीं मानते। विगत 2 शताब्दियों से लगातार प्रयास के बावजूद गौतम बुद्ध की जन्म तिथि निश्चित नहीं हो सकी है। 19वीं शताब्दी में या पाश्चात्य विद्वानों ने बुद्ध के काल का निर्धारण के संदर्भ में 25वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अनेक तिथियां एकत्रित की थी, जिनका डॉक्टर विल्सन के विश्लेषण किया था। डॉक्टर श्री राम साठे ने डेट ऑफ बुद्धा के पृष्ठ 2 से 4 तक एवं अन्य लोगों द्वारा की गई तिथियों को भी दी है। इनसे उनसे ज्ञात होता है कि पहला बुद्ध की तिथियां जैसे 2500 ईस्वी पूर्व से और 563 ईस्वी पूर्व में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है। दूसरा, पद्मकार में भूटानी लामा और भारतीय स्रोतों के आधार पर निकाले गए क्रमशः 1858 ईस्वी पूर्व और 1860 ईस्वी पूर्व तिथियों को परस्पर अंतर बहुत कम है। तीसरा, कल्याण के नाम से दी गई 1332 ईस्वी पूर्व की तिथि भ्रमपूर्ण ही लगती है, कारण राजतरंगिणी में गौतम बुद्ध का परिनिर्माण का तुरुष्क वंश का राज्यारंभ से 150 वर्ष माना जाता है। तुरुष्क वंश का समय 1294 से 1234 ईस्वी पूर्व के बीच में बैठता है और उसके हिसाब से गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण 1294 प्लस 150 प्लस 80 इसका 1524 ईस्वी पूर्व बैठती है। ये भी अच्छा नहीं लगता और उचित नहीं लगता। अधिकतर विद्वान 10 से 27 ईस्वी पूर्व तिथि पर सहमत है। संदर्भित तिथियों को महापरिनिर्माण की तिथियां मानकर उसमें 80 वर्ष बुद्ध का जीवन काल जोड़ने पर तिथियां बनती है। तो वर्तमान में प्रचलित भारत के इतिहास में बुद्ध का जन्म के लिए दी गई 563 ईस्वी पूर्व से मेल नहीं खाती। इसी प्रकार भारतीय पुराणों से मिली विभिन्न राजवंशों और राजाओं के राज्याभिषेक की तिथियों के आधार पर जो जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से गौतम बुद्ध का जन्म 1886 से 1887 ईस्वी में बैठता है। ये महाभारत युद्ध के पश्चात मगध के गद्दी पर बैठने वाले तीसरे राजवंश शिशुनाग वंश के चौथे और 5वें छठे राजाओं के राज्यकाल में जैसे 1892 और 1887 ईस्वी पूर्व के बीच हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का महाप्रस्थान अजातशत्रु के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद हुआ था, अर्थात 1814-60 इसराइल 1806 ईस्वी पूर्व में हुआ था। श्रीलंका के सुलभ विवरणी से भी ऐसी जानकारी मिलती है कि बुद्ध का निर्माण अजातशत्रु के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद हुआ था। इस विषय में तो सभी एक मत हैं। गौतम बुद्ध के 80 वर्ष तक जिए थे, अतः उसका जन्म 1806 प्लस 80 करके 1886 यानी 1887 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह समय क्षेत्रज के राज्यकाल का था, जो शिशुनाग वंश का चौथा राजा था। जबकि वर्तमान इतिहासज्ञों का द्वारा जो तिथि गौतम बुद्ध के जन्म काल को दी गई है वह 563 ईस्वी पूर्व है। उक्त भारतीय विवरणों के आधार पर बुद्ध के जन्म के लिए बनी तिथियां और प्रचलित तिथियां में 563 ईस्वी पूर्व में थी। काफी लगभग 1300 वर्षों का अंतर आता है। यह भी अभी सही प्रमाणित हमको नहीं मिल पाया है और आगे देखेंगे इसको और महापुरुषों का तिथि देखेंगे। जरूरत है कलेक्शन की, अभी भी कलेक्शन पूरा नहीं हो पाया है, यानी बुद्ध को जन्म भी हम सही ढंग से नहीं ठहरा पाए। अब हम चलते हैं थेलस थ्योरम एक्सरसाइज 7 A का 9 पे। कहता है थेलस थ्योरम, यह अनुपातिक थ्योरम कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज के आधार के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो उसमें जो अनुपात बनता है वो अनुपात इक्वल होता है, ये थ्योरम कहता है। अब हम 9 में चलते हैं। त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DBC में लाइज ऑन द सेम साइड
BC as shown in the figure from a point P point P on BC PQ समानांतर AB and PR समानांतर BD and drawn between AC at Q and CD at R respectively prove that QR समानांतर AD। ये QR को समानांतर AD को कहता है, ये QR जो समानांतर A वाला रेखा इसके समानांतर साबित कर देना। इन त्रिभुज CAB में चूंकि QP समानांतर AB इसलिए CP बटा PB बराबर CQ बटा QA बाई थेलिस थ्योरम का बाई थेलिस थ्योरम। और फिर त्रिभुज CDB में RP समानांतर DB इसलिए CP बटा PB बराबर CR बटा CDA में QR समानांतर AD इसलिए CQ बटा QA बराबर CP बटा PB बराबर CQ बटा QA हो गया। और इधर ये समानांतर हो गया तो ये हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया, ये दोनों कॉमन हो जाता है तो CQ बटा QA बराबर CR बटा RD और CQ बटा QA बराबर CR बटा RD इसलिए QR बराबर QR समानांतर AD बाई रिवर्स ऑफ थेलिस थ्योरम बाई रिवर्स ऑफ थेलिस थ्योरम हो गया। ये प्रूफ बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है और बड़ा इजी होता है। इसमें प्रोपोर्शनल थ्योरम बड़ा ही इजी है, आसान है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको भी समझ में आता होगा। अब जीके सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और उसका उपग्रह भी गैनीमेड सबसे बड़ा है। एक दिन बताए किसका कितना उपग्रह, कितना सबसे ज्यादा उपग्रह है। सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है, यम भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे सुबह का तारा भी कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को करते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ शुक्र को कहते हैं। ये नीला ग्रह अर्थ को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। आज इतना ही जीके रहा और उसके बाद हम बताते हैं थोड़ा सा हाउ टू। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। देखो सेव करने के लिए ये है और इसको सेव कर दिए, इसे सेव हो गया। ये अब ये जाएगा नहीं, एक सेव हो गया। अब इसको हम मिटाने के लिए बता देंगे और उसके बाद हम हाउ टू ऑपरेट थोड़ा सा यूट्यूब चलाते हैं और यूट्यूब में अपना दिखाते हैं थोड़ा सा। पहले शादी ज्वाइन किए थे शादी ज्वाइन किए थे उसी में मेरा घोड़ा का नाम ही डर लग रहा है। कयामत की और हम अकेले हैं, दूर है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की हो गई हो गई इससे बढ़ के कोई नहीं, इससे बढ़
इसी के साथ आज इतना ही। आज का मेरा ये विषय समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बार बार प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं, जो हमारा इतिहास में विकृतियां आई हैं, हम धीरे धीरे सारा चीज विकृतियों को उभार रहे हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ही ये भारत को स्वर्णिम इतिहास लिखवाने का कार्य करेंगे। और दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया है इतना वीर पुरुष, इतना महत्व पुरुष, ये देवत्व को प्राप्त करेंगे लास्ट में। देखिएगा, मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत।